हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिफरेंट एंटिटीज़ जो कि स्टॉक मार्केट में है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या फिर आपका एक्सचेंजेस। तो इस तरह के एंटिटीज़ कैसे आपस में एक दूसरे के साथ काम करके हमें और आपको शेयर परचेज़ और सेल करने में मदद करते हैं। इससे पहले कि हम उन एंटिटीज़ पे चलें, पहले ये समझते हैं कि उन एंटिटीज़ की हमें रिक्वायरमेंट क्या हुई, क्यों ज़रूरत हुई। तो स्क्रीन पे चलते हैं और आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पहले हम डिफरेंस समझते हैं पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी के अंदर। सो प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी मतलब प्राइवेटली आपने कंपनी की हिस्सेदारी परचेज़ की। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो मान लीजिए आपके नज़र में कोई शोरूम है जो बहुत अच्छा चल रहा है आपके हिसाब से, लेकिन उसमें लेट्स से फर्स्ट फ्लोर खाली है। तो आप उस शोरूम के मालिक के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, सर आपका बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है, तो आपने फर्स्ट फ्लोर पे बिज़नेस क्यों नहीं किया अभी तक? और पता चलता है कि उस शोरूम के मालिक के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बिज़नेस फर्स्ट फ्लोर पे भी स्टार्ट कर पाए। तो उस टाइम पे आप जो एक्चुअली में बिज़नेस कर रहा है उसके साथ में उससे उस शोरूम की हिस्सेदारी, उस बिज़नेस की हिस्सेदारी आप परचेज़ करते हैं, उसको पैसा देते हैं ताकि बिज़नेस और आगे एक्सपैंड हो सके। कहीं ना कहीं फर्स्ट फ्लोर पे भी अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गए और आप और वो बिज़नेसमैन दोनों के दोनों इस चीज़ से फ़ायदा ले सकें। तो ये प्राइवेट इक्विटी है। प्राइवेट इक्विटी में बेसिकली आप बिज़नेस ओनर्स से इंटरेक्शन करके उनकी हिस्सेदारी खरीद रहे हो। ऑन द अदर हैंड पब्लिक इक्विटी मीन्स कि कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक में बांट दिए। ऑफ कोर्स उसके लिए उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया होगा, लेकिन एक बार बट गए तो उसके बाद अगर किसी को शेयर परचेज़ करने हैं तो वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। जिस पब्लिक ने उनसे शेयर परचेज़ कर रखे हैं कंपनी से, उन पब्लिक से ही वो एक्सचेंज करेगा शेयर्स विद द मनी, राइट। तो ऑफ कोर्स कंपनी ज़्यादातर एक स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इक्विटी पब्लिक में शेयर करती है। एज़ पर द करंट सेबी गाइडलाइंस, तो कंपनी को मिनिमम 25% ऑफ देयर टोटल इक्विटी हैज़ टू बी शेयर टू पब्लिक इफ़ दे आर विलिंग टू गो पब्लिक। तो आई होप इन दोनों में डिस्टिंक्शन आपको समझ आया हो। तो अब दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफरेंट एंटिटीज़, मेजर एंटिटीज़ हैं जो कि हमारे स्टॉक परचेज़ और सेल में हमें हेल्प करती हैं। हर एक एंटिटी का हम यूज़ केस समझेंगे कि क्यों है ये एंटिटी, और ये अगर ना हो तो क्या होगा। तो एंटिटीज़ पे जाने से पहले हम सोचते हैं कि मान लेते हैं कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम, और मान लीजिए हमें किसी एक बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी हिस्सेदारी परचेज़ करनी है। तो आप कैसे करेंगे? तो उसका एक एग्जांपल तो है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी में प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं शायद आपको एक बिग अमाउंट चाहिए होता है। अगर आप 1 लाख लेके HDFC बैंक के मालिक से मिलने जाएंगे और बोलेंगे मुझे आपके कंपनी में हिस्सा चाहिए, वो आपको मिलने भी नहीं देंगे। तो पहली रिस्ट्रिक्शन तो कहीं ना कहीं आ जाती है। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन, मान लीजिए आपके पास पैसे भी, बड़े पैसे भी हैं आपके पास, क्या वो आपको मिलने देंगे? HDFC बैंक के प्रमोटर से आप क्या मिल पाओगे? दूसरी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये आती है कि सिर्फ आपके पास ही बड़ा पैसा नहीं है, और भी लोगों के पास होगा, तो आपको ही क्यों वो बेचेंगे अपने शेयर? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है प्राइवेट इक्विटी में, जिसमें हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति कंपनी में हिस्सेदारी नहीं ले पाते। और अगर हमें लगता है कि HDFC बैंक अभी से अगले 5-10 साल में बहुत ग्रो करेगा, तब भी हम उस ग्रोथ का पार्ट नहीं बन पाते हैं। तो उस चीज़ के एक समाधान के रूप में पब्लिक लिस्टिंग ऑफ कंपनी को लाया गया, जिसमें ये बोला जाता है कि कंपनी जो है अपनी कुछ हिस्सेदारी, जो प्रमोटर हैं कंपनी के, जो कंपनी को चलाते हैं, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक में बांट रहे हैं। अब वो ऐसा करते क्यों हैं? उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। शायद उनको कंपनी को और एक्सपेंड आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो पैसा वो या तो किसी से लोन पे ले सकते हैं, या फिर अपनी
अपनी जो हिस्सेदारी है उसको गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं, या फिर पब्लिक में अपनी हिस्सेदारी को बांट के भी लोन ले सकते हैं। दूसरा इसका कहीं ना कहीं ये भी रीज़न होता है कि जब कंपनी पब्लिक में लिस्ट हो जाती है, और एक बार वो कंपनी पब्लिक में लिस्ट हो जाए और उसके बाद जो उसकी कंपनी की जो वैल्यूएशन बनती है, क्योंकि हर एक स्टॉक का एक प्राइस होता है जब वो एक बार लिस्ट हो जाती है, और हर एक शेयर के प्राइस और कंपनी के जितने शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई करके एक मार्केट वैल्यू निकल के आती है। तो उस मार्केट वैल्यू से उस मार्केट वैल्यू को एक तरह से कंपनी की सही वैल्यूएशन माना जाता है, कि पूरी पब्लिक इस कंपनी को इस मार्केट वैल्यू पे रेट करती है, और इसके बेसिस पे लोन मिलना भी कंपनी को बहुत आसान हो जाता है। तो इस टाइप के कुछ रीज़न्स रहते हैं कि कंपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपने शेयर बेचती है। कुछ कंपनियां नहीं भी करना चाहती, क्योंकि अगर आप अपनी अपनी कंपनी को पब्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि सेबी ने इम्पोज किए हुए हैं, कंप्लायंसेस, जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो इस चीज़ पे इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। मेन हमारा जो पॉइंट समझने का है कि कंपनी एक बार पब्लिक आ गई और उन्होंने अपने शेयर पब्लिक में बांट दिए, तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ किस तरह से रोल प्ले करती हैं, तो समझते हैं। मान लीजिए HDFC बैंक, अभी वैसे वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी है, मान लेते हैं कि वो जब प्राइवेट लिस्टेड कंपनी थी और उसको अपने आप को पब्लिक लिस्टिंग करानी थी, तो उन्होंने क्या किया होगा। तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, जिनके पास पूरी हिस्सेदारी थी कंपनी की उस वक्त, उन्होंने अपनी कंपनी का पहले खुद से ही वैल्यूएशन किया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट CA ऑडिटर से अपना कंपनी का वैल्यूएशन करवाया। मान लेते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन निकल के आया 1 करोड़। हालांकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, जस्ट एग्जांपल के लिए 1 करोड़ मान लेते हैं, सो दैट आगे चीज़ों को समझने में, कैलकुलेशंस में हमें आसानी हो। तो कंपनी को लगता है उनकी पूरी जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ है। वैल्यूएशन कैसे आई कि कंपनी ने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी हैं, कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखा जाए, तो इस तरह की चीज़ों को देखकर, जो कि काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है वैल्यूएशन निकालने का, एक वैल्यूएशन निकाल ली जाती है। और फिर कंपनी क्या करती है कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि अभी के टाइम पे CDSL और NSDL ये टॉप मोस्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको कांटेक्ट करती है और बोलती है कि हम अपनी कंपनी के इतने % हिस्सेदारी को पब्लिक में लिस्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 30% हिस्सेदारी को वो NSDL या CDSL के माध्यम से पब्लिक में बांटना चाहते हैं। तो उस टाइम पे जो कंपनी है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो IPO लेके आते हैं, जिसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके तहत कंपनी के शेयर पब्लिक में बांटे जाते हैं। हालांकि मैं कभी IPO के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। उसका रीज़न इतना है कि कंपनी हमेशा चाहेगी कि हर शेयर के बदले उन्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू मिले। तो कहीं ना कहीं IPO के रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि ज़्यादातर अगर अगर कंपनी अच्छी हुई, IPO अच्छे रेट पे आया, तो वो मिलता नहीं है, और अगर कंपनी अच्छी नहीं हुई तो वो गले पड़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, इस पे कभी और बात करेंगे। बट कंपनी IPO के माध्यम से अपने शेयर को लिस्ट करती है पब्लिक के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंपनी के मान लेते हैं कि फुल सब्सक्रिप्शन हो गया IPO का, और सारे शेयर कंपनी के बिक गए हैं पब्लिक में, और कंपनी को उन शेयर के बदले पैसा मिल जाता है, जिसको वो फर्दर बिजनेस एनहेंसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए। तो NSDL CDSL है क्या? ये बेसिकली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। इसको हम जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, उस तरह से कुछ मान सकते हैं। तो बैंक अकाउंट के अंदर आप अपने पैसे रखते हैं, और DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अंदर आप अपने शेयर्स रखते हैं। तो आपके नाम पे जितने भी शेयर्स हैं उसको आप इनमें से किसी भी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रख सकते हैं। तो इससे पहले हम इसमें और डिटेल में जाएं, एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं।
तो पहले जब अर्ली 2000s या 1990s के अंदर जब शेयर की बाय और सेलिंग होती थी, तब उस टाइम पे पेपर मिला करते थे, जिस पे लिखा होता था कि इस पर्सन को इस कंपनी के इतने शेयर अलॉटेड हैं। तो वो पेपर ही प्रूफ होता था कि आपके पास इस शेयर की हिस्सेदारी है। तो उसको एक तरह से बोलते हैं मटेरियल, इट इज़ अ मटेरियल पेपर। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, तो CDSL और NSDL जैसे प्लेयर्स ने आकर उस मटेरियल को डीमैटेरियलाइज किया। इसलिए इसको डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपके जो मटेरियल पेपर था उसको इसने डीमैटेरियलाइज कर दिया, और अब सब ऑनलाइन शेयर ही सेव हो रहे हैं। तो आपका पर्सनली अगर आप लेट्स से किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा, तो ज़ीरोधा आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट CDSL के साथ टाइप करके आपके लिए एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीमैट अकाउंट ओपन कर देता है। तो इस तरह से जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आपको NSC, CDSL, बिजनेस, राइट, इन सब के साथ डायरेक्टली आपको इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ती। ब्रोकर हेल्प्स यू एज अ मीडियोकर पर्सन, राइट। तो अब शुरू से समझते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट एंटिटीज़ कौन कौन सी है, और कैसे आप एक शेयर जब बाय करते हैं और परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो कैसे कैसे आपके मनी और शेयर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो मान लीजिए आप शेयर बाय करना चाहते हैं SDFC बैंक के, तो उससे पहले आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। तो लेट्स से आपने ज़ीरोधा का या एंजल वन, 5 पैसा, अपस्टॉक, मतलब काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं इस वक्त इंडिया में, जो कि आपको शेयर बाय परचेज़ सेल की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स का भी ज़माना चल रहा है, जहाँ पर जो ब्रोकर से आपसे मिनिमम टू मिनिमम फ़ीस लेते हैं। ब्रोकर शायद लेते ही नहीं है आपसे डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पे। तो लेट्स से आपने अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खुलवा रखा है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक CDSL का अकाउंट भी खुला हुआ है। तो होगा क्या कि आप ज़ीरोधा पे जाके अपने फंड्स ऐड करेंगे। लेट्स से आप 1 लाख रुपए वहाँ पर ऐड करते हैं, और अब ज़ीरोधा के पास आपके 1 लाख रुपीज़ हैं आपके अकाउंट के अंदर। अब आप ज़ीरोधा को बोलेंगे कि इस पैसे को यूज़ करके मुझे लेट्स से SDFC बैंक के शेयर परचेज़ करने हैं। तो वो बोलेंगे कैसे, आपको काइट ऐप के ऊपर, जो कि ज़ीरोधा की ऐप है, वहाँ जाके सिंपली ऑर्डर टैब पे जाना है और प्लेस एन ऑर्डर क्लिक करना है। कंपनी सेलेक्ट करनी है, कितनी आपको शेयर चाहिए, हर एक शेयर का कितना भाव होगा वो आप डिसाइड कीजिए, और परचेज़ कर दीजिए शेयर्स को, राइट। तो होगा क्या, जैसे ही आप ये ऑर्डर डालते हैं और आपके अकाउंट में उतने फंड्स थे, तो ज़ीरोधा आपके इस ऑर्डर को NSE पे डाल देगा। सो NSE क्या है? NSE, BSE आर द 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। सो ये क्या करते हैं, लेट्स से बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कि शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी होगी, कि मान लीजिए दो व्यक्तियों ने HDFC बैंक के शेयर को बाय करना चाहा, और दोनों ने ही बोला कि मुझे 500 रुपये में 100 शेयर ख़रीदने हैं। तो किस व्यक्ति का ऑर्डर पहले फुलफ़िल होगा? अगर कोई 500 में बेचने आता है तो ये चीज़ कौन देखेगा? ये NSE देखेगा। इसी तरह से लेट्स से 5 लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं, एक शेयर खरीदना चाहते हैं, और डिफरेंट अमाउंट पे 500, 501, 502, 505, राइट। और कोई अगर बेचने आता है शेयर को 500 रुपये में, तो वो शेयर किसको बिकेगा? जिसने 500 का ऑर्डर डाला है, 501 का डाला है, 502 का डाला है, 503 का डाला है, किसका बिकेगा? तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कुछ सेट, जिसके बेसिस पे NSE हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस को प्रोसेस करता है बाय और सेल की। तो ये इक्विटी के केस में है, ऐसे ही कमोडिटी ट्रेडिंग के केस में MCX होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको एक्सचेंजेस क्यों है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ आया हो। तो एक बार आपका ऑर्डर प्लेस हो गया NSE के अंदर, तो होगा क्या कि आपका ऑर्डर एज इट इज़ पड़ा रहेगा जब तक, लेट्स से आपने बाय ऑर्डर डालता,
राइट। और जब तक कोई सेल करने नहीं आएगा, अब सेल करने कौन आएगा? क्या बिज़नेस सेल करने आएगा आपका वो शेयर? नहीं, बिज़नेस ऑलरेडी अपने शेयर पब्लिक कर चुका है। लेट्स से उसने 30% शेयर पब्लिक किए थे इन द पास्ट, अब वो 30% शेयर पब्लिक के पास है। तो अगर आपको शेयर बाय करना है तो आप कंपनी से बाय नहीं कर रहे हैं, आप किसी पब्लिक से बाय कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति से बाय कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कौन है? दिस अदर पर्सन। तो ये समझते हैं कि आपको लगता है कि 500 में शायद HDFC का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छी डील है। वहीं दूसरे व्यक्ति को लगता है कि मैंने तो 400 रुपये का ख़रीदा था 1 साल पहले, अब 500 का हो गया है, इसको बेच देते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इस तरह से वो बेचने आया, आप ख़रीदने आए, और जैसे ही NSE को दिखेगा कि आपके ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा सेल ऑर्डर आ रहा है विद जहाँ पर आपकी जो बाय की प्राइस क्राइटेरिया है वो मीट हो रहा है, तो वहीं पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो शेयर आपका हो जाएगा। और एक तरह से जो आपने ज़ीरो में अमाउंट डाल रखा था, वो अमाउंट उस अदर पर्सन के जो भी उसका ब्रोकर अकाउंट है उसके अंदर चला जाएगा। तो ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने तक NSE का काम है। उसके बाद फ़ंड ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह, या फिर शेयर ट्रांसफ़र कि शेयर आपने ख़रीदा, अब उस शेयर को उठा के डीमेट अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो वो करने का काम वो ये सारा ज़ीरोधा या फिर आपका ब्रोकर्स कराते हैं। तो ब्रोकर्स को आप एक तरह से मीडियोकर, बिचौलिया समझिए। जैसे जैसे अमेज़ॉन भी एक बिचौलिया है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए किसी सेलर से अमेज़ॉन के थ्रू, तो अमेज़ॉन सेलर के थ्रू आपको प्रोडक्ट दिलवाता है, तो वो बिचौलिया है। इसी तरह से आपका ब्रोकर भी एक तरह से NSDL, NSE और दूसरी पब्लिक के साथ में डीलिंग के लिए एक मीडियोकर, एक बिचौलिया है। तो हम समझ गए हैं, हमने अपने बैंक से पैसे ऐड किए अपने ब्रोकर के अंदर। ब्रोकर को बोला कि मुझे इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए, इतना हमारा काम था। उसके बाद ब्रोकर का काम आया, ब्रोकर ने उस ऑर्डर को NSE या फिर BSE पे भेजा। अब ये किस पे भेजता है? जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था अपने ब्रोकर पे, तब आप बताते हो कि NSE पे भेजना है कि BSE पे भेजना है। तो उस एक्सचेंज पे उस ब्रोकर ने उस ऑर्डर को भेजा, पैसे को ब्लॉक किया जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। अब मान लीजिए आपने इसी बीच ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि आपने कोई भी शेयर बाय नहीं किया है। लेट्स से आपको किसी और पर्सन ने आपको वो शेयर बेच रहा था जिस रेट पे आपको ख़रीदना है, और आपका ऑर्डर मैच हो गया है, तो उस टाइम पे वो पैसे उस शेयर होल्डर के अकाउंट में चले जाएंगे और शेयर आपके पास आ जाएगा। और उस शेयर को लेके जो आपका ब्रोकर है वो NSDL या CDSL जो आपका अकाउंट खोला हुआ उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, और जिससे आपने ख़रीदा है उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। और इस तरह से पूरी साइकिल आपकी चलेगी, जिसमें शेयर जो है आप परचेज़ कर लेंगे। तो मोटा मोटा ये हमारा स्टॉक मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें 3 चीज़ें और आती हैं। सेबी, राइट। तो सेबी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डालता है। फॉर एग्जांपल, उसने बिजनेसेस को जो कि नॉन गवर्नमेंट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ है, उनको बाध्य किया हुआ है कि एटलीस्ट 25% ऑफ देयर इक्विटी, उनके जितने भी शेयर्स हैं 25%, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने हैं। इसके रीजंस होते हैं, कभी और बात करेंगे। सेबी डिफरेंट गाइडलाइंस लेके आता है। फॉर एग्जांपल, बिज़नेस में कोई भी बड़ा चेंज हुआ तो जितने भी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उन तक वो बात जानी चाहिए। मान लीजिए कल को एक टैक्स नोटिस आ गया किसी कंपनी पे, और पब्लिक ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो इस बात की जानकारी शेयर होल्डर्स तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए सेबी ने डिफरेंट रूल्स ला रखे हैं। तो इसको आप एक तरह समझ सकते हैं कि कंप्लाइंस और कोई फ्रॉड ना हो, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में स्टॉक मार्केट चले, तो वो चीज़ सेबी का काम है। दूसरा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से हमारे स्टॉक मार्केट की परचेज सेल को भी इम्पैक्ट करती हैं। वो कैसे? मान लीजिए कल को गवर्नमेंट कोई एक नई पॉलिसी लिया है, एक्सपोर्ट बंद कर दिया किसी प्रोडक्ट के, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, क्या उन पे उनके बिज़नेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? क्या उस इम्पैक्ट आने की वजह से जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, क्या वो परचेज या सेल नहीं करेंगे अब नॉर्मली एकदम से? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी यहाँ पर शेयर मार्केट में रोल होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक और एग्ज़ाम्पल है जो करंट चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट्स। सो अगर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको और बढ़ा दिया, तो क्या बैंकों के लिए और दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्या लोग फिर लोन लेना कम नहीं कर देंगे? तो उस केस में क्या बैंक के शेयर का भाव नीचे नहीं करेगा? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस शेयर मार्केट के परचेज सेल में इम्पैक्ट डालती है। तीसरा है बिज़नेस। तो बिज़नेस बिज़नेस भी डिफरेंट डिफरेंट एक्शन ले सकते हैं ताकि इस पूरे साइकिल में परचेज और सेलिंग में इम्पैक्ट आए। फॉर एग्जांपल कंपनी ने हैवी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर कंपनी ने मर्जर कर दिया, डीमर्जर कर दिया अपनी सब्सिडरीज कंपनी को, किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो इस तरह के मेजर डिसीजन जब भी कंपनी लेती है तो कहीं ना कहीं उस शेयर से रिलेटेड परचेज सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट फ्रॉम अ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे NSE या फिर आपका ब्रोकर NSDL CDSL से भी आप हम डिफरेंट एंटिटीज़ कैसे पैसा कमाते हैं। क्योंकि कोई भी ब्रोकर लॉस लेके तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं पैसा तो कमाएगा। तो क्या क्या उनके सोर्सेज होते हैं पैसा कमाने के, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उनकी, और उनका क्या फ्यूचर स्कोप है, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।